क्या हुआ जा रहा है तुम्हारी क्लास को? श्रिंकेज डेली। बहुत सारे बच्चे घर भाग गए हैं प्रकाश दा के गम में। है? खाना कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा खाना तुम्हें? अनशन करेंगे? कोई फायदा है? वैसे कहाँ खाओगे ये तो बताया नहीं। हैं? अच्छा पास में है। क्या चल रहा है भाई? तुम लोगों की अपनी बातें ही नहीं खत्म हो रही, क्या बात है? अभी नीचे खड़े होकर किसी टीचर का नाम ले रहे थे। कौन था टीचर? कुछ तो सीढ़ियों में कौन सी बात कर रहे थे? कुछ तो बात कर रहे थे। नहीं, अरे तुम यहाँ के टीचर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कोई बायोलॉजी का टीचर है फेमस, उसको तुम नाम ले रहे थे सीढ़ियों पे खड़े। कौन नाम ले रहा था? मेरा नाम क्यों लोगे? यहाँ का नहीं। चलो अच्छा तुम नहीं जानते हो, मुझे लगा। सही है। कुछ मुझे लगा था कि कोई नाम ले रहा है। माइट बी चांसेस कि तुम नाम ले भी रहे होगे, पर मैं बताऊंगा नहीं। उसके पीछे बड़े चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ से छोड़ा था? एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किए थे ना। एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम ब्रॉडली टू टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है आपका कंपाउंड एपिथेलियम।
तो जो सिंपल एपिथेलियम है, इसको हेडिंग ही बना लो तो बेटर है, क्योंकि हमको करना तो इसको अलग ही लगी है। अच्छा, मैंने ये लिखा दिया था कि सिंपल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल। ठीक है, तो वो तो सेम काइंड रहेगा ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंगल लेयर्ड यहाँ पे चूंकि एनसीईआरटी लिखाता है, तो सेल तो डेफिनेटली इसमें सेम टाइप की ही होंगी, इसमें कोई धोखा नहीं है। बट बेसिकली आपको लिखना है कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड सेल्स। एक ही लेयर आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरा, इसके पहले भी मैं एपिथेलियम की कैरेक्टरिस्टिक आपको बता चुका हूं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक वहां पे और मेंशन कर लो। एपिथेलियम टिश्यू की है, तो यहाँ पे जब दिख रहा है तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो कि दीज एपिथेलियम टिश्यू हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे तुम्हारा स्किन है, मिलियंस ऑफ सेल्स पर डे निकल जाती है, तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है, रिपेयर किया जा रहा है, रीजनरेशन की कैपेसिटी। आपकी इनर लाइनिंग लाइक स्टमक में देख लो, इतना ज्यादा क्या कहते हैं, हाई जो है एसिडिक कंडीशन है वहां पे, ठीक है, स्टिल वो सरवाइव कर रहे हैं, तो कुछ सेल निकल रही हैं और उनको रिप्लेस कर रही नहीं, ठीक है। तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट है एपिथेलियल सेल्स में। बाकी सारा मैंने लिखा दिया था। सिंपल एपिथेलियम मैंने बताया कि एक सिंगल लेयर्ड सेल से बना हुआ है, और आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, शेप के बेस पे आप इसको तीन टाइप्स में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सिंपल, स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलुमिनर। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की अगर हम बात करें, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये जो सेल्स हैं ये फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है। दीज आर द सिंगल लेयर्ड फ्लैटेंड सेल्स, सिंगल लेयर flattened cells with irregular boundary। ये एनसीईआरटी लिखती है इस तरह से, ठीक है। इनकी जो बाउंड्री है वो इरेगुलर है, ठीक है। सिंगल लेयर फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्री। अगर यहाँ पे हम बना दें, सपोज कर लो ये आपका जो है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है, ये यूसीटी है। यूसीटी के ऊपर एज यूजुअल जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको फ्लैटेंड सेल्स इस तरह से नजर आएंगी। इस तरह से आपको फ्लैटेंड सेल्स, मतलब कि जो इनकी थिकनेस है वो बहुत कम है, फ्लैटेंड सेल्स है। अगर हम यहाँ पे और थोड़ा सा बना दें इस तरह से, तो आपको इस तरह से कुछ नजर आएगा।
इस तरह कैसे छींक आ जाती है तुमको ओमिक्रॉन के टाइम पे। डर नहीं लगता ओमिक्रॉन से? तो इस तरह से कुछ आपको, बाकी आप नीचे बना सकते हो अगर आपका बहुत इच्छा हो रही है बनाने की, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, आपको वो पिक्चर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सरफेस जो ऊपर वाले व्यू से मतलब है। तो यहाँ पे देखो बाउंड्रीज कैसी है, इररेगुलर बाउंड्री, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि दीज आर द सिंगल फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्री। यहाँ पे जो बाउंड्री है दैट इज इररेगुलर। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम या पेवमेंट मेम्ब्रेन बोल देते हैं कई बार। पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट का मतलब है कि दे लुक लाइक समथिंग टाइल्स लाइक, ठीक है। इनका जो अपीयरेंस है, अपीयर्स लाइक टाइल्स, ये आपको टाइल्स लाइक अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी हो जाएंगी टाइल्स लाइक दिखती हैं, इस वजह से इनको क्या नाम दे दिया गया, ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियम। और देखो दे आर आल्सो नोन एज टिसलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। टिसलेटेड वही इररेगुलर बाउंड्री से रिलेटेड है। एक्चुअली इनका जो बाउंड्री है वो समथिंग कैसा है, वेवी है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बड़ा सही बना के रखा हुआ है, इस तरह से कुछ सेल्स बना रखी हैं, इस तरह से, इस तरह से सेल्स बना रखी हैं। किसकी? स्क्वेमस एपिथेलियम की। इस तरह से कुछ सेल बना रखी है, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम फ्लैटेंड सेल्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, दे आर आल्सो नोन एज, आल्सो known as isolated epithelium। पर ये हर जगह इनको आप isolated epithelium नहीं बोलते हो, कुछ जगह पे बोलते हो, ठीक है। कहाँ पे? इन डक्ट्स, सॉरी ये इस तरह से लिखो, इनर लाइनिंग, यहीं पे लिख दो इनर लाइनिंग। बताओ किसकी? बच्चे अंदर कोई बात कर रहा है या कोई बाहर बात कर रहा है? अच्छा, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अभी जब मैं आपको बताऊंगा कैपिलरी के बारे में, कैपिलरी, तो जो कैपिलरी नोन एज IESE है सर, या T है? क्या बच्चे? तो वो ऊपर लाइन में ऑल्सो नोन एज IESE है वो। अब दिख रहा है? टीसिलेटेड, TESELLATED दिख रहा है बच्चे? अब कहाँ गायब हो गए जब मैं पूछ रहा हूं आपसे? चलो, तो ये इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगा आपको। ब्लड वेसल्स में स्पेशली आपको कैपिलरी भी लिख दो, वैसे सारी ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है, कैपिलरी में सिर्फ कौन सी होती है, ये अंदर वाली होती है। अगर अदर ब्लड वेसल्स में देखोगे तो आपको 2 लेयर्स और देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। तो जो ट्यूनिका इंटरना है उसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। और
आपको इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट या हार्ट की इनर लाइनिंग का नाम क्या है? मुझे भी याद नहीं है, छोड़ दो। क्या 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 क्या? मायोकार्डियम बच्चे क्या है? दिस इज द लेयर, नॉट इनर लेयर। ठीक है, बीच में प्रेजेंट है मायोकार्डियम। उसके पहले भी कई सारी टफ कवरिंग प्रेजेंट है, उसके बाद में भी प्रेजेंट है। तो मेजर जो स्मूथ मसल्स का बना हुआ लेयर है मायोकार्डियम। ठीक है, इंडोकार्डियम बोलते तो मैं एक बार मान लेता। फिसरल नहीं होता है, विसरल। क्या इंग्लिश के साथ बांग्ला मिक्स करते हो? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। ये अच्छा लगेगा? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो और लिखना चाहो तो ब्लड वेसल्स एंड यहीं पे लिख दो बच्चे, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स तो सिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं, बट कहाँ पे बोलते हैं बच्चे? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट में। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने पूरी लाइनिंग ऑफ हार्ट। ओके, नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, आगे चलें तो कुछ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, अगर मैं जैसे उस दिन स्ट्रक्चर मैंने बनाया था इस तरह से, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? सीलोम का। ठीक है, तो सीलोम की जो लाइनिंग है बच्चे वो किस चीज की बनी हुई होती है? मेजोडर्म की। और ये बेसिकली जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, और इसका नाम दिया गया, चूंकि ये मेजोडर्मल ओरिजिन है तो इसको नाम दे दिया गया मेजोथेलियम। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि जो इनर लाइनिंग है किसकी? सीलोम की। इनर लाइनिंग ऑफ सीलोम नोन एज मेजोथेलियम। ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो लाइनिंग है किस ओरिजिन की है? मेजोडर्मल इन ओरिजिन, और इसी मेजोडर्मल इन ओरिजिन की वजह से नाम दे दिया गया उसको मेसोथेलियम। ठीक है, उसको नाम दे दिया गया मेसोथेलियम। तो बच्चे श्योर रहना कि जो मेसोथेलियम है वो बच्चे क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एक और चीज है, अभी अभी मैंने इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट की बात की है, तो जो इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट है उसकी जो ओरिजिन है बच्चे, वो कौन सी ओरिजिन है? एंडोडर्मल, और इसी वजह से उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। तो ध्यान रखना कि एंडोथेलियम बेसिकली तुम्हारी जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो यहाँ पे लिख दो इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, जो कि क्या है? एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम बेसिकली क्यों? बिकॉज ऑफ एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन इसकी एंडोडर्मल है, इसकी वजह से इसको एंडोथेलियम बोलते हैं, जबकि ये है क्या? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कुछ दिख नहीं रहा? मेजोडर्मल इन ओरिजिन लिखा हुआ है। तो ये बात हो गई, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से कुछ इन चीजों के रिस्पेक्ट में पूछेगा। एक चीज और जो आपको लिखना बच्चे, वो क्या लिखना है? फंक्शन। अब देखो, बहुत पतली लेयर है, बहुत पतली लेयर है, तो ये काम करती है किस चीज का? डिफ्यूजन का। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि इसका फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। जहां पे फिल्ट्रेशन करना हो या जहां पे डिफ्यूजन करना हो, वहां पे आपकी कौन सी एपिथेलियम मिलेगी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है,
चलो तो फंक्शन में ध्यान रखना डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। एक और चीज दिमाग में लगा सकते हो कि जहां पे स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड की रिक्वायरमेंट हो, समझ में आ रहा है, फ्लो जो फ्लूइड का फ्लो हो वो कैसा हो, स्मूथ हो, तो वहां पे ये सेल्स मिलेंगी आपको। ठीक है, मतलब जहां पे कि फ्लो जो है फ्लो को कोई रजिस्ट ना करे। ठीक है, पतली पतली सेल्स होंगी तो ल्यूमेन क्या होगा, बड़ा होगा और फ्लो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा नहीं रहा चूंकि एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है तो तुम इतना ही पे ही कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, अब आ जाते हैं लोकेशन। कहां कहां पे लोकेशन बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आप यही मान के चलना कि ये लोकेशन क्या किस लिए लिखाए जा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल पता चले। ठीक है, तो अभी आउटर लाइनिंग ऑफ, बच्चे ध्यान में रखना आउटर नॉट इनर, क्या है, आउटर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, बाकी मीजोथीलियम, मीजोथीलियम का मतलब इनर लाइनिंग ऑफ सीलोम। इंडोथीलियम मतलब इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट। एल्वियोलाई ऑफ लंग, या आप बेसिकली एयर सैक भी लिख सकते हो। ठीक है, बट एल्वियोलाई ऑफ लंग में ध्यान दो आप कि आप जानते हो कि समवॉट आपका एल्वियोलाई कैसा होता है, इस तरह। ठीक है, यहां पे आपको एल्वियोलाई में मतलब एयर सैक आपका इस तरह का होता है और इस तरह की वहां पे सेल्स प्रेजेंट होती है। सारी सेल्स इस तरह की नहीं होती हैं, कुछ सेल्स बेसिकली इस तरह की बड़ी बड़ी हो जाती है, इस तरह की कुछ थोड़ा आपको इस तरह बना दो, ज्यादा वो दूसरा फिल्म टाइप का दिखने लगेगा, इस तरह का कुछ होता है कुछ सेल्स। मेजर सेल्स बेसिकली सिंपल स्क्वेमस है, ज्यादातर सेल्स कैसी हैं, और इनका नाम है जो छोटी छोटी सेल्स हैं आपकी, इनका नाम है, ये वाली जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं क्या, न्यूमोसाइट टाइप 1। कई बार नाम भी पूछ लेता है कि जो सेल्स ऑफ लंग है उनको क्या नाम से जानते हैं, न्यूमोसाइट। तो ये जो ज्यादा सेल्स हैं वो कौन सी है, न्यूमोसाइट टाइप। कुछ सेल्स हैं ये वाली, ये जो बड़ी बड़ी, इनको बोलते हैं न्यूमोसाइट टाइप 2। अच्छा यहाँ पे बच्चे इसको रोमन में रखो, नॉट, ठीक है, टाइप 2। दो टाइप की सेल्स दिख रही हैं, तो जो न्यूमोसाइट टाइप 1 है यही है आपका क्या बच्चे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आपका, ये जो न्यूमोसाइट टाइप 2 है इसको ध्यान में रखना, अभी बताऊंगा किस टाइप के सेल्स हैं। तो ज्यादातर सेल्स एल्वियोलाई ऑफ लंग जो है बेसिकली वो आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एक और जगह है बड़ी इंपॉर्टेंट, कौन सी, बाउमेंस कैप्सूल। ये अब इनको अगर याद रखना हो तो इस तरह से याद रख सकते हो, सम ए बी, एस से स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ओ फॉर आउटर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, एम से मेसोथेलियम, ई से एंडोथेलियम, एल्वियोलाई, बाउमेंस कैप्सूल।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है वो देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि अब ये सफिशिएंट है, इससे ज्यादा क्या करोगे जान के। तो जहां पे आपको देखो बाउमेंस कैप्सूल में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है कि नहीं। तो जो फिल्ट्रेशन वाला, जैसे मैं अगर यहाँ बना भी दूं आपके लिए, ये तो ये वाली जो सेल्स होती हैं तुम्हारी, ये वाली सेल्स, हालांकि इनका नाम क्या है बच्चे, कोई बच्चा नाम बता सकता है इनका? पोडोसाइट। ठीक है, ये पोडोसाइट एक्चुअली जो है ना, इनमें बहुत ढेर सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जितना तुमको नॉर्मल यहाँ दिख रहा है वो इस तरह से नहीं होता है, वो सेल्स आपको इस तरह से बहुत सारे वहां पे प्रोजेक्शंस दिखते हैं। ठीक है, जो कि इनको आप माइक्रोविलाई नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर नॉट द माइक्रोविलाई। तो ये बेसिकली पोडोसाइट्स बहुत ही ज्यादा इस तरह का इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, बट बेसिकली उसका बेसिक नेचर क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो नेफ्रॉन को तो आप बिल्कुल जबानी रट डालना कि नेफ्रॉन के कौन से किस पार्ट पे किस टाइप की एपिथेलिया प्रेजेंट है। एक चीज बिल्कुल श्योर है क्या, कि होगी सिंपल एपिथेलिया है, आपको वहां पे कंपाउंड एपिथेलिया देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बट सिंपल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस एंड सिंपल क्यूबॉइडल। कोलुमिनर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कोलुमिनर का जो थिकनेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन बेसिकली बहुत थिन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस वजह से कोलुमिनर वहां नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्यूबॉइडल। एक आध जगह चांसेस हैं तो मैं बता दूंगा, अगर कोलुमिनर के चांसेस हैं, एक आध जगह दिखते हैं थोड़ा सा शेप जो बड़ा है वहां पे, तो मैं आगे बताता हूँ। अभी इस पे फोकस करो। दूसरी जो है हमारी है कौन सी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया, एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जो शेप ऑफ सेल है यहाँ पे, शेप ऑफ सेल वो बच्चे कैसा है, क्यूब लाइक। क्यूब लाइक सेल है शेप का। पिक्चर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। लेट्स से दिस इज अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, और इसके ऊपर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्यूब टाइप की कुछ सेल्स दिखेंगी, क्यूब टाइप की। इस तरह से इसको और बड़ा कर लो, मेरे पास स्पेस नहीं था। चलो या तो इसको यहीं से लाइन दे दो। तो ये क्यूब टाइप का इनका अपीयरेंस है, शेप ऑफ द सेल इज क्यूब लाइक। ठीक है, जो इनका न्यूक्लियस है बच्चे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहां पे, प्रेजेंट एट सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ऐसी कोई भी सेल जिसका न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट हो, उसका पूरी की पूरी सेल में रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है, उस सेल की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर लेगा। तो बेसिकली ये वो वाली सेल्स होती हैं जिनकी डिवीजन कैपेसिटी प्रॉपर होती है। ठीक है, वो बड़े इजी वे में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जहां पे डिवीजन की कंटिन्यूअस जरूरत है, वहां पे आपको
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखेगी। इसके बाद भी जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं, चूंकि इसके जो न्यूक्लियस है उसका बहुत अच्छा रेगुलेशन है, तो जहां जहां बहुत कंट्रोल रेगुलेशन की जरूरत होगी वहां वहां पे आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो उसमें फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या लिख रखा हुआ, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये वाली जो पॉइंट्स हैं कुछ उनको बिल्कुल नहीं भूलना है कि फंक्शन में आपका आ जाएगा सिक्रीशन, मतलब जहां पे सेल्स को कुछ सिक्रीट करना होगा या सेल को कुछ एब्जॉर्ब करना होगा, और सेल कैसी दिख रही होगी, क्यूब लाइक। ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। ठीक है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन पे इन्वॉल्व। अगर हम लोकेशन की बात करें, तो कुछ मेन आप देख लो पहले। क्या बच्चे, क्या हुआ, इधर नहीं कॉपी हुआ था क्या, तो क्या हुआ, बीच में कौन सी गुफ्तगू चल रही थी। तो लोकेशन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको जैसे हाँ वो भी बोल सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिखो, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, ठीक है, आपका ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, बेसिकली पीसीटी, डीसीटी। बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं है तो लिख लो, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड, और बेसिकली लूप ऑफ हेनले में कौन सा, थिकर पार्ट है, थिक लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे आपको देखने को कौन सी एपिथेलियम दिखेगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एसिनाई सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, या एसाइनर लिख लो, एसाइनर, एसनाई भी बोलते हैं, एसाइनर भी बोलते हैं, डिपेंड अपॉन द सिंगुलर आर प्लूरल। ठीक है, एसाइनर सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज का आप सेक्शन काटोगे तो पैनक्रियाज कुछ इस तरह से सेक्शन दिखेगा। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको सेक्शन दिखेगा। तो ये बेसिकली सिक्रीटरी सेल्स है, मैंने पहले भी बता रखा हुआ है कि जहाँ पे सिक्रीशन होने की जरूरत होती है तो वहां पे आपको क्यूबॉइडल सेल देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एसाइनर सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, फॉलिकल्स ऑफ, या फॉलिक्यूलर लिखो, फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ, बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। आइरिस वगैरह में मिलता है बच्चे, आइरिस में मिल जाएगा आपको, कॉर्निया में मिल जाएगा आपको, और भी कई सारी हैं। क्या दिख नहीं रहा,
और भी अगर लिखना चाहो यहाँ पे बच्चे, कॉर्निया नहीं है, दिस इज कोरॉइड। वैसे इतना पूछेगा नहीं, ये नहीं पूछेगा आपसे आयरिस कोरॉइड के बारे में। आपके मॉड्यूल या नॉर्मली आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछ लेते हैं आपसे, एनटीए तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो नहीं भी याद रहता तब भी, और अगर धोखाधड़ी से पूछ लेता तो याद रख लो, मेरी बात याद आ जाएगी, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आयरिस कोरॉइड वगैरह एक और लिख दो, अभी अभी मैं कुछ देर पहले बता के गया हूं, न्यूमोसाइट टाइप 2। अच्छा, ये न्यूमोसाइट टाइप 2 जो है ना, इसका नेचर सिक्रीटरी होता है। ये एक, हाँ, ये एक फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करती है, दैट इज द लेसाइथिन, जो कि वहां पे सरफेक्टेंट की तरह काम करती है, ताकि सरफेस एरिया नहीं इंक्रीज करता। सरफेक्टेंट का मतलब होता है कि वो आपस में कोलैप्स ना कर जाए, वो चिपक गई तो वो फिर ऑक्सीजन को नहीं कर पाएंगी सक, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे प्रेजेंट होती है। लेसाइथिन के बारे में बताऊंगा, बट अभी से ध्यान में रखना कि न्यूमोसाइट टाइप 2 बेसिकली किस तरह का है, इंपॉर्टेंट है। ये क्यूबॉइडल है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है न्यूमोसाइट टाइप 2। मैंने आपको बता दिया। एक और चीज लिख दो बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, बताओ जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे मिलेगी? एक मिल सकती है टेस्टिस में, दूसरी मिल सकती है ओवरी में, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरी में आपको जर्मिनल एपिथेलियम देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें याद रखना। ये दोनों के दोनों पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है, ये वाले, ठीक है। कौन सी? लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी टीसी, थिक लूप ऑफ इनले। इसके अलावा आपसे, चूंकि पैनक्रियाज आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके थायराइड भी सिलेबस का पार्ट है, तो ये देख लेना कि एसाइनर सेल्स एंड पैनक्रियाज सेल्स जो है। अच्छा, ये देखो सारी की सारी सेल्स ये वाली, ये किसमें इन्वॉल्व है? सिक्रीशन में। ये वाली सिक्रीशन में। ये किस चीज पे इन्वॉल्व है? ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, ठीक है। सेल डिवीजन में डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली मेन जो इनका नेचर है वो सिक्रीटरी इन नेचर है, ठीक है, या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना इनका नेचर है, ठीक है। कुछ जगह पे वो एब्जॉर्प्शन करती हैं, जैसे आप देखोगे कि जो आपकी पीसीटी है और डीसीटी है, वो बेसिकली एब्जॉर्ब करके उसको दूसरी तरफ सेंड कर देती है, तो वहां पे उनका एब्जॉर्प्टिव नेचर है। तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपकी पार्टिसिपेट करती है। आते हैं तीसरी कैटेगरी जो कि है सिंपल कॉलुमिनर। सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम का जो शेप है, मतलब शेप ऑफ सेल्स बच्चे, वो कैसा है? टॉल एंड सिलेंडर। पढ़ा है वो, लग रहा है। कैसे याद है? तुमने अभी पढ़ा है, ये पहले से याद किए हो? कब से रट्टा मार के रखा है? वो पहले से। चलो, टॉल एंड सिलेंडर, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हो कॉलम लाइक, या ये भी बोल सकते हो पिलर लाइक, ठीक है। पिलर लाइक, लंबी लंबी सेल्स प्रेजेंट होंगी। शेप ऑफ सेल्स, अगर फंक्शन की बात करोगे, या फंक्शन से पहले पिक्चर देख लेते हैं, फिर फंक्शन की तरफ आएंगे। ये अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है। इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चे? बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी।
और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर काफी लंबी लंबी सेल्स देखने को मिलेंगी आपको इस तरह से। इस तरह से, ठीक है, जिनका न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हो कि जो ये सेल्स हैं इनका न्यूक्लियस इस तरह से बेस में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे लिख देना बच्चे कि न्यूक्लियस ऑफ किसका, सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया, ठीक है, वो होता है प्रेजेंट एट बेस ऑफ सेल। ठीक है, बेस पे प्रेजेंट होता है। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस है वो बेस पे प्रेजेंट होता है। शेप बेसिकली टॉल एंड सिलेंडर, ठीक है, या पिलर लाइक या कॉलम लाइक आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन की अगर बात करें तो वही फंक्शन एनसीईआरटी लिखती है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो मेंशन कर दो यहाँ पे फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर लोकेशन की बात करें कहां कहां पे पाई जाती हैं ये, अरे रुको तो सही, इतना आगे ब्रोंक्यूल्स में क्यों भाग रहे हैं, बहुत चीज है उसके पहले बताने के लिए। आपको देखने को मिलेगा इनर लाइनिंग ऑफ या आप इस तरह से याद रख सकते हो कि चूंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा है तो जिस आर्गन को थिकनेस प्रोवाइड करनी होगी वहां पे कौन सी सेल्स मिलेंगी, कॉलमनर सेल्स। अब थिकनेस की जरूरत क्या पड़ेगी, वो इस वजह से उसको जरूरत पड़ेगी क्योंकि समटाइम्स कुछ हार्मफुल केमिकल्स, मतलब वो हार्म पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल तो नहीं है, कुछ केमिकल्स हैं जो मे हार्म टू द इनर लाइनिंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत डिलिकेट ऑर्गन है, उनको डैमेज कर सकते हैं। तो वहां पे आपको कौन सी एपिथेलिया देखने को मिलेगी, ताकि वो उस एरिया का थिकनेस क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं, तो आप ये दिमाग में बनाए रखना कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जनरली आपको देखने को मिलती है जहां पे कुछ केमिकल सिक्रीट हो रहा है जो कि डैमेज कर सकता है उस लाइनिंग को। ठीक है, तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में आपको सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेगी, बट माइट बी चांसेस कि आपको इसके वेरिएशन देखने को मिले। ठीक है, इसके वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं, अब एक चीज ध्यान में रखना, एक नोट डाल के पॉइंट लिखो पहले, नोट डाल के कि जनरली सीलिएटेड एपिथेलिया, जिस एपिथेलिया की एपिकल सरफेस पे या फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट हो उसको आप क्या बोलते हो, सीलिएटेड एपिथेलियम। पहले ही बता चुका हूं, अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो ब्रुश बॉर्डर, और अगर जो है क्या कहते हैं सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड, और अगर कुछ नहीं प्रेजेंट है तो सिंपल। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो जनरली जो सीलिएटेड एपिथेलिया है आर ऑफ, या इस तरह से आर मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया। ठीक है, ज्यादातर सीलिएटेड एपिथेलिया कहां पे होगी, कल मतलब किस चीज की बनी होगी, कॉलमनर सेल्स। ठीक है, यहाँ सिंपल कॉलमनर सेल लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सेल्स। एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है पर मैं लिखाऊंगा आपको सिर्फ एक, कौन सा,
एक मिनट। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ नेफ्रॉन। होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, अच्छा होल्ड करो। ciliated simple cuboidal epithelia in nephron। चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा हुआ है इसमें? मुझे एग्जाम्पल याद नहीं रहते, मैं चाहे सर के बल खड़ा हो जाऊं, बिल्कुल नहीं याद होते मेरे से। आज प्रकाश दा चले गए हैं, चाय भी नहीं मिलनी, समझ रहे हो। वैसे मैं इतना चाय पीने का शौकीन हूँ नहीं, पर सम टाइम्स मुझे जरूरत पड़ती है। चलो, तो मैं क्या लिखाने जा रहा था, आपको लिखा दिया। कहाँ पे कुछ जगह पे एग्जाम्पल लिखाया, ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड सिंपल वाली तो यहीं पे देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे भी आपको वेरिएशन, मतलब यहाँ पे सारी टाइप के देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको इंटेस्टाइन वाले स्पेशली पार्ट में आपको सिलिएटेड भी मिलेगी, ग्लैंडुलर भी मिलेगी, आपकी ब्रश बॉर्डर भी मिलेगी, सब मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि ग्लैंडुलर और आपकी जो है क्या कहते हैं, कौन सी, सिलिएटेड मिल जाए, या ग्लैंडुलर और आपको ब्रश बॉर्डर मिल जाए। ठीक है, मिल जाए, ये मैं बोल रहा हूं, तो मुझे ये क्यों बता रहे हो। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, एक आध एग्जाम्पल और अपना लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो बाइल डक्ट। ठीक है, जो डक्ट है बाय उसकी लीवर की, ठीक है, वहां पे पर पूछेगा नहीं, पूछेगा आपसे सिर्फ ये वाला, क्योंकि एनसीईआरटी में यही मेंशन है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं सिलिएटेड एपिथेलिया के बारे में, तो एनसीईआरटी सिलिएटेड एपिथेलियम के कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है, तो वो भी आप मेंशन कर लो। सिलिएटेड एपिथेलियम आपको जनरली कौन से एपिथेलियम दिखेंगे, कोलुमिनर दिखेंगे। ठीक है, आपके स्क्वैमस एपिथेलियम क्यों नहीं दिखते हैं सिलिएटेड या ब्रश बॉर्डर, क्योंकि उसकी थिकनेस ही नहीं, मतलब उसको हाइट ही नहीं मिली, बहुत फ्लैट से है, तो फ्लैट सरफेस में पॉसिबल उसको बनाना नहीं है। जहां पे थोड़ी सी हाइट होगी उसकी सरफेस को मॉडिफाई करना इजी है। ठीक है, तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, मॉडिफिकेशन एपिकल सरफेस पे। पर सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन या मोस्टली बेसिकली सीलिया या इस तरह से जो सरफेस एपिकल सरफेस मॉडिफाई हुई है वो किस कलर कैटेगरी की होगी, आपकी कोलुमिनर कैटेगरी की होगी। तो ध्यान में रखना कि सिलेटेड एपिथेलियम जनरली आपका कोलुमिनर होगा। ये जो है सिलेटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम उसका क्या है, एक्सेप्शन है। ये नेफ्रॉन में भी कहां पे पाया जाता है बच्चे बताओ, जंक्शन ऑफ बाउमेंस कैप्सूल एंड पीसीटी, मतलब ये है, और यहां से आपका क्या राइज हुआ है, ये वाला पार्ट पीसीटी, ये वाला पार्ट
बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ वाली, यही तो जंक्शन है ना, इसकी जो सेल्स होंगी इनमें बेसिकली क्या होगा बच्चे, सीलिया प्रेजेंट होगा, इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं आपके लिए एक सेल बना दूं, ठीक है, इस तरह से, लेट से कल्यूमिनर ही बना रहे हैं हम, इस तरह से कल्यूमिनर बना दिए, तो यहाँ पे इस तरह से सेल्स आपको देखने को मतलब सीलिया इस तरह से देखने को मिल सकता है। अच्छा, सीलिया के केस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, दे प्रोवाइड पुशिंग फोर्स। एनसीईआरटी कुछ इस तरह से लिखता है कि मूव्स द पार्टिकल आर म्यूकस, डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, म्यूकस मूव्स द पार्टिकल आर म्यूकस इन, बताओ, डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब कि जो मूवमेंट है सीलिया का वो ऑलवेज बच्चे क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इधर भी मूव करा रहा और इधर भी मूव करा रहा, अगर वो इधर मूव करा रहा तो वो इधर ही जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन आ रहा है, फिल्ट्रेट जो आ रहा है, उसको किधर की तरफ ले जाना, इधर की तरफ। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट है सेल्स, सीलिएटेड एपिथेलिया प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ध्यान में रखना कि जो सीलिया है बेसिकली, सीलिया है वो मूव्स द पार्टिकल आर म्यूकस इन डेफिनेट डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एग्जामिनर का दिमाग गया तो वो यहां से क्वेश्चन पिक कर ले। एग्जाम्पल अगर आप देखो, एग्जाम्पल देखो तो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जो कौन से ऑर्गन्स बच्चे, हॉलो ऑर्गन्स सच एज ब्रोंकियोल्स, क्या, फेलोपियन ट्यूब और एपेंडाइमा, मैं यहां पे लिख दूं, एपेंडाइमा जानते हो कहां पे प्रेजेंट होता है, तुम्हारे ब्रेन में। ब्रेन में जो कैविटीज हैं, कैविटीज की जो लाइनिंग है दैट इज द एपेंडाइमा, और वहां पे भी सीलिया प्रेजेंट होगा ताकि जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसको क्या करे, बनाए रखे। क्या बच्चे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और भी कई टाइप के फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो हॉलो ऑर्गन्स, ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये जो बेसिकली सीलिएटेड इपिथीलिया है वो जनरली आपको कहां पे देखने को मिलती है बच्चे, मैं सीलिएटेड इपिथीलिया की बात कर रहा हूं, सीलिएटेड एपिथीलिया। तो सीलिएटेड एपिथीलिया में ज्यादातर पार्ट बेसिकली क्या है, आपका सिलेटेड कॉलमनर एपिथीलिया का बना हुआ है, एक्सेप्ट नेफ्रॉन के नेक में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे कोई कंफ्यूजन आपको होना चाहिए। हेलो बच्चे, तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है, दोबारा से बोलो। सर वो एग्जाम्पल क्या लिखे थे, एक बार बता देंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बच्चे मैंने लिखा है ब्रोंकियोल्स, क्या दिक्कत क्या आ रही है बच्चे, राइटिंग में दिक्कत है या दिख नहीं रहा है? हाँ सर आप ठीक है, क्या आप ठीक है सर। नेक ऑफ नेफ्रॉन भी लिखना चाहो तो लिख लो, है तो वो भी क्या, हाँ, नेक ऑफ नेफ्रॉन, या इस तरह से जंक्शन बिटवीन, इसको नेक ऑफ नेफ्रॉन लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, नेक। और ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे,
ये क्यूबॉइडल वाली है। ये सारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल्स है ना। हाँ हाँ सिंपल क्यूबॉइडल, ये वाला स्पेशली, ये वाला स्पेशली ये सिंपल क्यूबॉइडल का है, और ये वाला आपका कौन सा, तो ये बच्चे अब हम चलते हैं यहाँ से फर्दर। सिंपल वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। अब चलेंगे हम कंपाउंड वाले पार्ट पे। कंपाउंड एपिथेलिया, कंपाउंड एपिथेलिया जो है आपकी कई टाइप की सेल से मिलके बनी हुई है और कई मल्टीपल लेयर्स में होती है। ठीक है, मोर देन 1 लेयर्स भी बोल सकते हो, वैसे तो मोर देन 2 होती हैं वो जनरली। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अब हम चल रहे हैं कंपाउंड एपिथेलिया। तो जो कंपाउंड एपिथेलिया है ये मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ही लिख दो, मल्टीपल लेयर। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ, ये याद रखना, ये एनसीईआरटी लिखा नहीं है। डिफरेंट सेल, डिफरेंट सेल करने का मतलब है एक लेयर में एक टाइप की सेल होंगी, दूसरी लेयर में दूसरे टाइप की, तीसरी लेयर में तीसरी टाइप की। हो सकता है कि ये वाली लेयर रिपीट कर जाए। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलिया बेसिकली आपकी मोर देन 1 लेयर से या मल्टीपल लेयर की बनी हुई है। मैंने फंक्शन लिखा दिया बच्चे उसका, कॉलमनर का, नहीं लिखाया, नहीं लिखाया, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलिया मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफरेंट सेल्स, या इतना ही याद रखना, याद रखने वाला पार्ट इतना ही रखना, वो ऐसे ही छोड़ देना, इतना तो याद आ ही जाएगा आपको। ठीक है, अब कंपाउंड एपिथेलिया बेसिकली, एक पॉइंट लिखो पहले फंक्शन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, कि these epithelia have limited role in secretion and absorption। ठीक है, बहुत लिमिटेड है, मतलब इनका मेन फंक्शन क्या नहीं है। तो मेन फंक्शन इनका क्या है, ठीक है, दे आर प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव एंड फंक्शन, या इस तरह से लिखो, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बताओ क्या लिखोगे, फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से आपको मेजरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट भी मेंशन कर दो, एंड हैव लिमिटेड रोल, लिमिटेड रोल, किस चीज में लिमिटेड रोल है, इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल शो करते हैं, कई लेयर के बने हुए हैं, मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो सेल्स हैं इनकी लोकेशन कहाँ है। एक तो आपकी जो स्किन सेल्स हैं, ठीक है, स्किन सेल्स ये वाली, ये बेसिकली किसकी बनी हुई है, कंपाउंड एपिथेलिया। तो आप लिख दो लोकेशन में स्किन। दूसरा आपको देखने को मिलेंगे इनर लाइनिंग ऑफ, इनर लाइनिंग ऑफ, बताओ बक्कल या ओरल कैविटी। ठीक है,
बक्कलार ओरल कैविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और बच्चे कहाँ पे देखने को मिलेगी? इनर लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, एनल कैनाल, एनल कैनाल, यहाँ पे आपको देखने को ईसोफेगस, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, ठीक है, आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। तो वो मल्टीपल लेयर्स की बनी होती हैं, ठीक है। और बताओ कहां पे मिलेगी? डक्ट्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स, जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वहां पे भी उनकी जो डक्ट्स हैं वो किसकी बनी हुई है? जस्ट एक बार मुझे देख लेने देना, कई बार हाँ ठीक है। टाइप्स लिखाऊं कि ना लिखाऊं? एनसीईआरटी में है नहीं। यहाँ पे एक और लिख दो, पैनक्रियाटिक डक्ट आल्सो, पैनक्रियाटिक। चलो लिखा देते हैं टाइप, फिर इसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन देखेंगे। सिंपल सिंपल लिखाने की बहुत ज्यादा एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। अभी तो मैं जितना बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 100% एनसीईआरटी है, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा हूँ, अदरवाइज ये सारा एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। तो अभी अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें बच्चे, कंपाउंड एपिथेलिया, तो ये आपको कितने टाइप के देखने को मिलेंगी? 2 टाइप्स। एक आपकी है कौन सी? स्ट्रेटिफाइड, और दूसरी है आपकी ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एपिथेलिया। अच्छा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम, यूरो, यूरोथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलिया आपका, तो स्ट्रेटिफाइड में आपके बच्चे 2 टाइप के होते हैं, बताओ कौन कौन से? केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड एंड नॉन। जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया है वो आपके बच्चे कहां पे प्रेजेंट होता है? एग्जांपल बताओ। स्किन, स्किन प्रोटेक्टिव फंक्शन है पूरी तरह से। और नॉन केराटिनाइज कहां पे प्रेजेंट होगा? अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। नॉन केराटिनाइज आपको मिलेगा यही सारा ऊपर, इधर वाले जो एग्जांपल है सब लिख लो। बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, सब वही लिख दो। हाँ अब मैं नहीं लिखा हूं, अरे इतना क्या करोगे लिख के, एक जगह तो लिखा ही हुआ है ना। पूछेगा नहीं कोई, मैं पहले ही बता रहा, नहीं पूछेगा। ये अब जो है ना अब जा रहा है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसको थोड़ा सा लिख लो, इसमें माइट बी, इस पढ़ाया इसलिए जाता है कि एग्जामिनर का पता नहीं दिमाग समटाइम्स घूम ही जाए, तो वो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता है, जाएगा तो उसका क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जामिनर बनाता है, ढेर सारे एग्जामिनर्स, आई थिंक 20-25-30 एग्जामिनर्स अपने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देते हैं, फिर उनको क्लब किया जाता है, फिर उससे कई सारे सेट ऑफ पेपर तैयार होते हैं, एटलीस्ट
4, और उस 4 पेपर में से कोई एक पेपर, मतलब कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है कि अगर कोई वो करने की कोशिश करे, लीक करने की, तो अवॉइड किया जा सकता है, बट स्टिल एक दिन पहले तो पेपर पहुंचाओगे ना तुम, तो उसी में वो गेम कर जाते हैं लोग। अभी भी तो इस बार पिछले वाला पेपर में भी तो 2-4 लोग शायद पकड़े हैं। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम ये आपके पाए जाते हैं किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में, या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इसी एपिथेलियम के बारे में मैं बता रहा था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होती है बच्चे? एब्सेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो यहां से बच्चे मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, इट इज मोर देन एनफ। वैसे बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर एक पिक्चर बनाना चाहो कंपाउंड एपिथेलियम का तो आप इस तरह से बना सकते हो कि सपोज कर लो ये आपका अंडरलाइन यूसीटी है, इसके ऊपर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और क्या बताऊं मैं? बताओ। अब मेन स्टोरी तो अब शुरू होगी ना, क्या होगी? आप यहाँ पे पहले बना दो आप क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल, इस तरह से क्यूबॉइडल सेल बन गई। ये पहली लेयर है। इसको जनरली ये जो लेयर है बच्चे ना, ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होती है, एंड दिस इज द ओनली सेल्स व्हिच हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। पूरे कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर चाहे जितनी लेयर्स प्रेजेंट हो, ये सबसे एक सिंगल मात्र लेयर है जो कि क्या करती है? कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है। तभी उसका नाम क्या है? स्ट्रेटम मतलब बेस पे प्रेजेंट है, और जर्मिनेटम का मतलब डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रेटम जर्मिनेटम है, इतना डीप में नहीं जाना है, बस ध्यान में रखो। और इसके ऊपर सपोज कर लो कि आपको हो सकता है स्क्वेमस दिख जाए, फिर हो सकता है इसके ऊपर कॉलुमनर दिख जाए, और हो सकता है इसके ऊपर केराटिन का डिपोजिशन हो जाए। केराटिन का, अगर केराटिन का डिपोजिशन हुआ तो जो सेल्स है ऊपर वाली, वैसे ऊपर सबसे ऊपर लेयर में ज्यादातर आपका स्क्वेमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि केराटिन का डिपोजिशन हुआ, केराटिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, तो वो क्या करेगी? सेल्स के सारा कनेक्शन बंद कर देगी, और सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, उसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा। तो वो बेसिकली इस तरह से ऊपर वाला पार्ट डेड हो जाता है। और केराटिन बेसिकली एक टाइप की वैक्सी प्रोटीन लेयर का भी काम करती है, वैसे भी अदर टाइप की वैक्सीज भी आपके स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कंपाउंड एपिथेलियम देखने का मिलता है, 1, 2 एंड 3 लेयर्स। यहाँ पे जब भी आप वो करोगे, यहाँ ये बनाना नहीं भूलोगे क्या? न्यूक्लियस, बट ऊपर वाली लेयर में कोई न्यूक्लियस नहीं। जरूरी नहीं है कि केराटिन प्रेजेंट, अगर केराटिन प्रेजेंट होगी तो क्या बोलोगे? केराटिनाइज्ड, और नहीं प्रेजेंट होगी तो नॉन केराटिनाइज्ड। जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी बच्चे? लास्ट ऊपर वाली लिविंग, और इसका जो ऊपर वाला लेयर है वो कैसा हो जाएगा? डेड। तो मुझे लग रहा कि बहुत बता दिया मैंने। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलिया। मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल
तो मॉडिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किन किन फॉर्म में मॉडिफाई हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे ये आपकी एक क्या है, ये सेल है एक, ठीक है, थोड़ा ठीक बना लेते। ये आपकी एक सेल है। मैंने पहले ही बताया कि दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस आपका बेसल है जो कि ऑलवेज, हाँ, ऑलवेज ऑक्युपाइड होता है, ठीक है। दूसरा सरफेस फ्री है, तो हो सकता है फ्री ही रह जाए, और हो सकता है कि इसमें क्या होने लगे, इस तरह से माइक्रोविलाई बन जाए। माइक्रोविलाई बना तो ब्रश बॉर्डर कहलाएगा। हो सकता है कि ये बेसिकली जो है आपको इस तरह से यहाँ पे सीलिएटेड हो जाए, और हो सकता है कि इस तरह से बेसिकली आपका ग्लैंड्स डेवलप हो जाए, ग्लैंड्स डेवलप हो जाए। कैसी ग्लैंड होंगी, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होंगी, तो ये ग्लैंडुलर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली आपकी हो गई ब्रश बॉर्डर्ड, ये वाली हो गई आपकी सीलिएटेड, और ये वाली हो गई ग्लैंडुलर। अब जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि ये ग्लैंडुलर के साथ में ये वाले यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाए, सीलिएटेड। तो क्या नाम दे दोगे, सीलिएटेड ग्लैंडुलर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज तो ये आपको मॉडिफिकेशन में समझ में आए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है जिसको आप क्या बोलते हो, नाम मेरे भी दिमाग से निकल जाता है, बताओ क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलियम। इसका कोई डिटेल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक्सेप्ट एक पिक्चर बना हुआ है। सिर्फ वो पिक्चर बना हुआ है, तो वो ध्यान में रखना, उस पिक्चर को दिखा के आपसे उसका नाम पूछ सकता है। तो पहले आप देख लो कि मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम में हम सबसे पहला मॉडिफिकेशन कौन सा उठा रहे हैं बच्चे, स्यूडो। स्यूडो मतलब भूत, जिसका एग्जिस्टेंस एक्चुअली नहीं है, या फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है, फॉल्स। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड होना किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कंपाउंड का, ठीक है। और ये क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम। सेल्स कैसी दिखेंगी आप यहां पे देख लो, अब देखो, जब आप कॉलुमनर सेल बनाते हो तो कॉलुमनर सेल कैसी बनाते हो, लॉन्ग, सिलेंडर लाइक, पिलर लाइक, ऐसे बनाते हैं। उसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द बेस। बनाओ पहले कि ये हमने बना दी। अभी आप चाहे रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। इस तरह से कुछ, और अभी आप बना सकते हो 3-4। तो देखो क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है बच्चे वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बेस में। ये चूंकि सेल क्या है उस वाली से छोटी है, तो इसका जो न्यूक्लियस हो जाएगा फिर से ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो न्यूक्लियस की पोजीशन को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कई सारी लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, कई सारी लेयर्स, क्योंकि ज्यादातर सेल ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियस, अगर सपोज कर लो कि इसके पीछे साइड पे, ऐसा थोड़ी है कि एक ही सेल प्रेजेंट है, इसके पीछे साइड पे और सेल प्रेजेंट हो जाए, और यहाँ पे बेसिकली वो बड़ी वाली सेल आ जाए, बड़ी वाली सेल, ये न्यूक्लियस यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे छोटी वाली सेल आए तो न्यूक्लियस, दैट मीन्स कि आपको लेयर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस दिखेगा।
और लेयर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस देखने का मतलब क्या हुआ, लगेगा कि आपको कि बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि मल्टीपल लेयर्स तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप बस ये लिख दो कि इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा स्यूडो में, यहाँ पे लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, आपको क्या देखने को मिलेगा, लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस दिखेगा, किसमें, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चा बताओ मुझे, हाँ ब्रोंक्यूल्स, या आप सीधे बोल सकते हो रेस्पिरेटरी ट्रैक। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हाँ सही है, बट थोड़ा सा अभी एक चेंज करना पड़ेगा इस पे। आप एग्जाम्पल लिखो यूरेथ्रा, और इसके साथ में, इसी के साथ में एक और पिक्चर बना दो, सेम चीज है, अगर आप इसमें थोड़े और मॉडिफिकेशन कर देते हो, बट ये एग्जाम्पल चल जाएगा, इसमें ध्यान में रखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल चल जाएगा क्योंकि है तो वो भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलिया है। मैं दूसरा पिक्चर बना लेता हूँ नीचे की तरफ, और जिसमें मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे आपको इस तरह से, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, सीलिया, और साथ में भी क्या है, ग्लैंडुलर भी। तो आप इसको क्या बोलोगे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलिया, सिंपल एपिथेलिया। जो चीजें प्रेजेंट होगी उस हिसाब से नाम देते चले जाओगे। तो ये आपका हो जाएगा सीलिएटेड ग्लैंडुलर, आगे बोलो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। और इसका जो एग्जाम्पल है बच्चे, ये मेनली इसका एग्जाम्पल, ये जो सेल्स है बच्चे, ये गॉबलेट सेल्स है, और गॉबलेट सेल का काम क्या है, म्यूकस सिक्रीट। तो वहां पे म्यूकस निकलता है कि नहीं निकलता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, डस्ट को रोकने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी और मैंने आपको साथ एग्जाम्पल लिखा रखा है बच्चे, किसके मॉडिफिकेशन में बता देता हूँ, मैं एग्जाम्पल वगैरह नहीं लिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी करवा रखा हुआ। मॉडिफिकेशन में यही होगा, इस तरह से हो सकता है कि सिंपल, एक मॉडिफिकेशन हो गया बच्चे क्या, ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है। अब ब्रश बॉर्डर आपकी कौन सी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है और कॉलमनर भी हो सकती है, तो आप फुल मतलब ध्यान में रखना। दूसरा हो जाएगा आपका सीलिएटेड, वहां पे भी आपका जो है दोनों हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलमनर भी हो सकता, बता चुका हूं। एक हो सकता है आपका सीलिएटेड ग्लैंडुलर, ठीक है, उसमें भी दोनों चीज, दो क्या, बस बेसिकली आप यही मान के चलना, मेन कौन सा होगा, कॉलमनर होगा। और हो सकता है सीलिएटेड या ब्रश बॉर्डर सीलिएटेड, सॉरी सीलिएटेड कह रहा हूँ, ग्लैंडुलर, ये इस तरह के हो सकते हैं, बट आपसे ये ज्यादा नहीं पूछेगा, इसके पीछे का मैंने जो पार्ट बताया वही पूछेगा, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दिया कि इस तरह का चीजें हो सकता है मॉडिफिकेशन में, ठीक है। इसके पहले जो चीजें मैंने बताई हैं वो ध्यान में रखना। तो यहां से ये पार्ट हो गया, एक और चीज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा,
टाइप्स ऑफ एपिथेलिया एक रिस्पेक्ट में और डिस्कस करेंगे। अगर तो वो कवरिंग या लाइनिंग बनाता है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो? हाँ, हाँ, आप इस तरह से बोल सकते हो। वैसे सिंपल भी भूलना ठीक नहीं होगा। मुझे देखने तो क्या लिखा है हमने। दूसरा होगा ग्लैंडुलर, और हाँ ठीक है, कवरिंग ही नाम दिया हुआ। तो अगर कवरिंग बनाता है या लाइनिंग बनाता है तो हम इसको बोल देंगे क्या बच्चे? कवरिंग एपिथेलिया। और अगर ग्लैंड्स बनाता है तो बोल देंगे हम ग्लैंडुलर एपिथेलिया। अब चूंकि हमने इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया है, ठीक है, कवरिंग और लाइनिंग जो एपिथेलिया है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया है। तो अब हमारा डिटेल कहां पे फोकस करेगा? ग्लैंडुलर एपिथेलिया पे। ग्लैंडुलर, और ग्लैंडुलर जो एपिथेलिया है वो आपको दो टाइप की देखने को मिल सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे, क्या कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड्स सिर्फ किसकी मॉडिफिकेशन है? और एपिथेलियल टिश्यू में मैंने एक और बात बताई थी कि दे आर ऑफ एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब ऑल थ्री जर्म लेयर्स फॉर्म एपिथेलियल टिश्यू। दैट मींस कि ग्लैंड्स भी किसी भी ओरिजिन की हो सकती हैं। कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। तो ग्लैंडुलर एपिथेलिया में आपको यूनिसेलुलर ग्लैंड्स देखने को मिल सकती हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स देखने को मिल सकती है। दोनों यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का वेल नोन एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल। क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ठीक है, सिक्रीट म्यूकस। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स आप वैसे ही बना सकते हो जैसे हमने ये बताया, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल सेल हो गई, ये आपकी इस तरह से ग्लैंडुलर सेल्स हो गई। तो ये जो सेल है बेसिकली ये क्या है? यूनिसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए पहले ही दे दिया हुआ है। अच्छा बच्चे, इसका न्यूक्लियस बनाना मत भूलना। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स आपकी मेडअप ऑफ, ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है यहाँ पे लिख लो, मेडअप ऑफ, बच्चा मेडअप ऑफ, हाँ सिंगल सेल, सिंगल सेल। और ये जो है मेडअप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सेल्स मिलके बनाती हैं। तो अगर इसका भी एनसीईआरटी ने चूंकि पिक्चर बना रखा है, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है, तो ये कई सारी मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। एग्जाम्पल में बच्चे क्या दिया हुआ है, स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट है वो किस तरह की एपिथेलिया की बनी होती है, कंपाउंड एपिथेलिया की। अब ये बताओ, बस एक पार्ट और रह गया है इस वाले टॉप, नहीं 2 पार्ट रह गए बच्चे। टाइम मेरे पास कितना है, 13 अभी है ना टाइम। वैसे भी तुम्हारा लेक्चर 15 मिनट डिले स्टार्ट हुआ है आज। ओके, नेक्स्ट आप जो ग्लैंड्स हैं इनको आप फर्दर एक टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट। ठीक है, तो ग्लैंड्स को आप एक तरह से बोल सकते हो क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरो या मिक्सो भी बोल सकते हो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। देखो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे हैव डक्ट। इन ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, डक्ट प्रेजेंट होगी। एंडोक्राइन में डक्ट क्या होगी, एब्सेंट होगी। और चूंकि हेटेरोक्राइन बेसिकली हैव बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन पार्ट, तो मतलब जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वहां पे डक्ट प्रेजेंट होगी और जो एंडोक्राइन होगा वहां डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि दे पोर देयर सिक्रीशन इन डायरेक्टली इन ब्लड। ठीक है, पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली ऑन ब्लड। और ये जानते हो कि ये जो है पोर देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट, पोर देयर secretion through duct directly on target, directly on जो टारगेट है वहां पे डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन क्या करते हैं, पोर करते हैं। अच्छा, दे सिक्रीट एंजाइम्स, ये क्या सिक्रीट करते हैं बच्चे, एंजाइम्स, जनरली एंजाइम्स। ठीक है, सिक्रीट जनरली, जनरली लिख दो, जनरली सिक्रीट्स एंजाइम्स। ठीक है, जनरली सिक्रीट्स एंजाइम। और जो ये है ये सिक्रीट्स हार्मोन, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है एंजाइम हार्मोन। एक्सोक्राइन में आप जितनी भी डाइजेटिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है बताओ, डाइजेटिव ग्लैंड्स जैसे आपके स्लेवरी है, पैनक्रियाटिक है, ठीक है, बाइल वाली है, ठीक है, सारी की सारी आपके एक्सोक्राइन में आ जाएंगे। एंडोक्राइन में जैसे आप लिख लो एग्जाम्पल थायराइड, नहीं थायराइड मत लिखना, कोई भी ग्लैंड लिख लो यार, एंडोक्राइन लिख दो सीधे ना, एंडोक्राइन ग्लैंड लाइक एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड क्यों नहीं लिखाया है, लिख सकते हो थायराइड, कुछ थोड़ा सा इधर उधर था इस वजह से मैंने उसको छोड़ा। बट हेटेरोक्राइन में बच्चे लिख दो क्या, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का सेक्शन काट के देखोगे तो उसमें एक छोटा सा और एक बड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा। ये जो छोटा सा पार्ट है ये बेसिकली कौन सा पार्ट है,
एंडोक्राइन है। और ये मेजर जो पार्ट है ये क्या है? एक्सोक्राइन। मेजर पार्ट क्या है? मेजर पार्ट क्या प्रोड्यूस करता है? डाइजेटिव जूस। और अंदर वाला जो पार्ट है बेसिकली आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, या आप इस तरह से बोलो अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा भी है। हाँ, गामा भी। एंड एक और है पीपी सेल्स बोलते हैं। तो ये आपका ये वाला पार्ट फिनिश है। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट। कौन से पिक्चर के बारे में? अच्छा, ये, अरे ये तो मैं दोबारा भी बताऊंगा तुम्हें डाइजेटिव सिस्टम में। ये पैनक्रियाज का सेक्शन है जिसमें अंदर का पार्ट एंडोक्राइन है। 99% पार्ट इसका एक्सोक्राइन होता है जो कि डाइजेटिव जूस सिक्रीट करता है। और अंदर का पार्ट एंडोक्राइन है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको आप आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हो। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एंडोक्राइन नेचर की हैं। ठीक है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, आपका ग्रोथ, सोमेटोस्टेटिन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जो है, और पीपी, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड बोलते हैं सर। ठीक है, पीपी, तो वो पीपी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका भी इनहिबिटरी रोल है। तो अब हम एक लास्ट पार्ट पे चलते हैं। कौन सा पार्ट है लास्ट? जंक्शन। सेल जंक्शन मतलब एपिथेलियल टिश्यू का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद फिर कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है एंड नर्वस टिश्यू। तो सेल जंक्शन बेसिकली, यहाँ पे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, मेनली प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इन एपिथेलियल। ज्यादातर आपको जो सेल जंक्शन है वो कहां पे देखने को मिलेगा? बट मे बी प्रेजेंट इन मस्कुलर एंड, बट मे बी, एनसीईआरटी इस तरह से नहीं लिखती है। एनसीईआरटी सीधे लिखती है कि सेल जंक्शन आर प्रेजेंट इन बिटवीन डिफरेंट सेल्स ऑफ टिश्यू। जो डिफरेंट टिश्यू है उनके बीच जो उनकी नेबरिंग सेल्स हैं, उन नेबरिंग सेल्स के बीच में क्या दिखता है? सेल जंक्शन दिखता है। बट हम आपको बोल रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने एपिथेलियम के टिश्यू के जस्ट बाद में दिया है सेल जंक्शन। ठीक है, तो और ये रीजन भी है कि ज्यादातर जो सेल जंक्शन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आप लिख दो जरूर, बट मे बी प्रेजेंट इन, कहाँ पे? मस्कुलर एंड नो नर्वस। किसी बात गैप नहीं लिया ना, तो अब मेरी हालत खराब हो रही है। ओके, चलो, मेनली प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू बट मे बी प्रेजेंट, मे आल्सो बी प्रेजेंट इन, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और इससे भी ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंकेज बिटवीन सेल्स। ठीक है, तो लिख दो, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी तक एग्जामिनर के निगाह में पड़ा नहीं है। ठीक है, लिंकेज बिटवीन, या लिंक लिखो बच्चे, लिंक, लिंक बिटवीन
नेबरिंग लिख दो या एडजेसेंट लिख दो, नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स। सेल जंक्शन आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं। सेल जंक्शन आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के हो सकते हैं सेल जंक्शन? एंड टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन बेसिकली क्या करता है? प्रिवेंट लीकेज फ्रॉम अ सेल। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है? सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। और गैप जंक्शन क्या करता है? कम्युनिकेशन बिटवीन नेबरिंग सेल्स प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है। तो मेंशन कर दो यहाँ पे कि जो टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकिंग ऑफ सेल, लीकिंग ऑफ सेल को प्रिवेंट करता है। एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग, या इस तरह से लिखो, एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन सेल्स या बिटवीन नेबरिंग सेल्स, ठीक है। एंड द गैप जंक्शन एस्टैब्लिश या प्रोवाइड कम्युनिकेशन। बच्चे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, इधर की तरफ आप ध्यान में रखना, ठीक है। प्रोवाइड कम्युनिकेशन, या इस तरह से लिखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स को, उसके लिए एग्जैक्टली बैटरी गुल हो चुकी है। मैं क्या सोच के आया था कि मैं और बहुत पढ़ाऊंगा, बट हो नहीं पाया। और देखो आज मैंने गैप भी नहीं लिया। इसको इस तरह से लिखो बच्चे, आपके पास तो स्पेस होगा ना, लिखो जरा सा, फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन between adjacent cell for rapid, बच्चा अपना मत बोलो, rapid transport of ions, small molecules and larger प्रोटीन्स। बट अगर आप इतना भी याद रखोगे, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट या रैपिड ट्रांसफर लिख लो, ट्रांसपोर्ट भी रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रैपिड ट्रांसफर है, ठीक है। ये यहाँ पे ये नेबरिंग सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, और यहाँ पे क्या करता है, क्या, फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन adjacent cells for rapid transfer of ion molecules, ठीक है। टाइट जंक्शन में
लीकिंग ऑफ सबस्टेंस लिख दो बच्चे, लीकिंग ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस फ्रॉम सेल्स, सेल से सब्सटेंसेस के लीकेज को रोकता है। एक और होता है इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन, यहाँ पे जैसे जैसे ये मैं बना दूं, ये दो सेल्स हैं, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरडिजिटेशन। फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन से राइज होते हैं फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिंगर लाइक इस तरह जैसे फिंगर है, ये प्रोजेक्शन होते हैं, तो ये बेसिकली एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में क्या कर जाते हैं, प्रोजेक्ट कर जाते हैं और बिल्कुल से टाइटली एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं इस तरह से। तो इंटरडिजिटेशन बेसिकली जो है ये भी आपको एक टाइप का जंक्शन है, ठीक है, जो कि किसकी वजह से राइज होता है, राइज बिकॉज ऑफ projection of plasma membrane, projection of plasma membrane on कहाँ पे, adjacent cell, neighboring cell। अच्छा, एडेरिंग जंक्शन कई टाइप के होते हैं, लाइक डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, ठीक है। तो अगर डेस्मोसोम्स आता है तो ध्यान में रखना, डेस्मोसोम्स एक टाइप का क्या है, एडेरिंग जंक्शन। टाइम हो गया 12:29, क्या बात है, अभी हमारे पास टाइम है। आगे बढ़े या आराम चाहते हो ना, आराम तो नहीं मिलेगा। क्लस्टर मीन्स क्या होता है, क्लस्टर, क्लस्टर, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी ने मल्टी सेलुलर ग्लैंड में लिखा हुआ है क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो कंफ्यूज मत हो ना, मेनी सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट चीजें लिखती हैं बट मतलब एक ही। नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा। ब्लड, हाँ मैं ब्लड लिम्फ और ब्लड कोगुलेशन, इवन मैं तो यहीं पे जेनेटिक्स का भी पार्ट कर लेता था, लाइक ब्लड ग्रुप्स वगैरह, और उनकी जो जीन्स हैं वो सब, ब्लड ग्रुप किस तरह से डिसाइड होता है, वो सारा मैं यहीं पे फिनिश करता था। पूरा मस्कुलर टिश्यू में यहीं पे फिनिश करता था, पूरा नर्वस टिश्यू में यहीं पे फिनिश करता था। नर्वस टिश्यू का मतलब है कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर वाला पार्ट, बाकी का पार्ट जो है नर्वस सिस्टम में, पर न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, मसल्स का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, डिफरेंट टाइप की मसल्स है, वो सब मैं यहीं पे फिनिश करता था। बट मैं सोच रहा हूँ इस बार जल्दी निकल जाते हैं यहाँ से, तो तुम्हारे भी दिमाग में थोड़ा सा लगेगा कि नहीं सिलेबस
फिनिश हुआ है। वैसे भी जहां मैं 2 घंटे के एक लेक्चर में जब मैं आपका इकोलॉजी का एक चैप्टर फिनिश कर दूंगा तो अपने आप तुमको लगने लगेगा कि तुम्हारा सिलेबस तो एडेरिंग डेस्मोसोम्स आपका एडेरिंग जंक्शन है। यहाँ पे चाहे हेमीडेस्मोसोम्स भी लिख लो, हेमीडेस्मोसोम्स। हालांकि बच्चे है तो ये एडेरिंग जंक्शन, बट ये जितने भी जंक्शन मैंने लिखाए हैं इसमें से टाइट जंक्शन और आपका गैप जंक्शन, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, ठीक है, सेल टू सेल जंक्शन है। क्या है? जबकि जो हेमोडेस्मोसोम्स है एडेरिंग जंक्शन का, ये सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन है। तो किसके साथ जंक्शन एस्टेब्लिश करता है? मैट्रिक्स के साथ, जो बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वहां, ठीक है। और एडेरिंग जंक्शन का क्या नाम है? एडेरिंग जंक्शन का एक और टाइप है मैकुला एडहेरेंस। डेंसा कहाँ पहुंच गए? मत पहुंचो वहां पे। तो अभी वैसे कनेक्टिविटी से स्टार्ट कर सकते हैं, रहने दो। क्या वजह? सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, प्रिवेंट लीकिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सेल्स या प्रिवेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। यहाँ पे बहुत ढेर सारे प्रोटीन्स के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। छोड़ो यार, इससे ज्यादा क्या करोगे पढ़ के? ज्यादा पढ़ाऊंगा आएगा फिर भी नहीं, देख चुका हूँ पिछले बैचेस में। क्या वजह? ये टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ये टोटली आपके कैसे हैं? जो आपका एडेरिंग जंक्शन है ये आपको सेल टू मैट्रिक्स भी हो सकता है, सेल टू सेल भी हो सकता है। तो डेस्मोसोम तो सेल टू सेल है, सेल टू सेल। और जो वो है हेमीडेस्मोसोम, वो सेल टू मैट्रिक्स। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्या परेशान हो रहा? अगर एनसीईआरटी में होता तो मैं कॉपी नहीं करा देता। क्या बच्चे? इंटरडिजिटेशन भी सेल को जो है सरफेस एरिया एनहांस करना है उसका। एक बात बताओ, जब ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और एक लाइन खींचो, किसका ज्यादा सरफेस एरिया? लाइन का कि उसका? तो सरफेस एरिया एनहांस कर रहा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा सेल एक्टिव होगी। बट पूछेगा नहीं सर, इंटरडिजिटेशन भी आपके पार्ट उसमें नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। टीचर बताते हैं ना, थोड़ा सा लगे नहीं पढ़ाया है टीचर ने, इसलिए आना नहीं है मुझे तो पहले ही पता है। पता है साथ कोई बच्चा आकाश वगैरह से करके आया है क्या? कुछ नहीं। अपने फ्रेंड्स जो आकाश में पढ़ते हैं उनसे पूछना, वो मॉड्यूल पढ़ाते हैं, वो वहाँ पे मॉड्यूल पढ़ाते हैं। मॉड्यूल में इतना कंटेंट दिया हुआ है कि टीचर का दिमाग फ्यूज होने वाला होता है उसको दिमाग में रखने। बच्चा तो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। हाँ, टीचर्स जनरली बायो में डिफरेंट होते हैं। अभी फिर से ट्रेडिशन चल पड़ा सिंगल टीचर का। अब हो गया है अभी, स्पेशली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनमें। अदरवाइज अगर, चूंकि बायो सब्जेक्ट ऐसा है कि उसको मेमोराइज बहुत ज्यादा करना है, ठीक है, तो एक टीचर का स्पेशलाइजेशन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में आपके पास 4 फार्मूले हैं, एक बार अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आपको कुछ याद ही नहीं करना, आप मुंह उठा के बोर्ड पे चले आओ, डिलीवर करोगे।
बट बायो के साथ ऐसा नहीं है। बायो के पहले वेल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे स्टिल दिमाग से मिस होता है, या तो फिर आप लगातार एक ही चीज को कई बार पढ़ाते चले जाओ, जैसे एलन वाले टीचर करते हैं, उनको 4 चैप्टर 5 चैप्टर दे दिए गए, वो हर बैच में जाके उनको वही बांचना है। अब एक बार जाके सुबह से शाम तक 4 लेक्चर हो गए तो वैसे ही रट जाते हैं, और उनको है ही टोटल 4 चैप्टर है मेजरली। बट ये है कि ये मत सोचना कि एलन के टीचर को आता नहीं है। एलन के टीचर तब वहां पहुंचता है जब वो एक्सपर्टीज हो जाती है उसको, ठीक है, उसको आता सब कुछ है, बट ये है कि क्योंकि उसको 4 चैप्टर मिल गए हैं तो उन 4 चैप्टर से उसको स्पेशल नॉलेज हो जाता है। हालांकि उतने नॉलेज की जरूरत नहीं है, जेई तो है नहीं ना, ये आपका क्या है, नीट है, नीट के लिए बहुत वो नहीं है। और बायो उस लेवल की आती है, बायो तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो तुम सिर पैर पटकने लगोगे, क्वेश्चन बनाता ही नहीं है तुम्हारे यहाँ ढंग का, जिसको आप बोलो कि ढंग का क्वेश्चन। नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है, नाम सुना किसी ने जेआरएफ? तो जेआरएफ का पेपर देखो जाकर, सीएसआईआर जेआरएफ का पेपर भेजा है जाता है, पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देता है आपको। अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है तो आप सॉल्व करोगे, दिमाग फ्यूज हो जाता है। और बस ये है कि उन क्वेश्चन को करने के बाद लगता है कि हमने कुछ किया, और अगर आपने एक बार उसको ढंग से पढ़ लिया तो 60 to 70% पार्ट आपको ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब चीजें सेटलमेंट में रहती हैं। यहाँ क्या है, हर एक लाइन सेपरेट है, एक लाइन का दूसरे से रिलेशन ही नहीं, 10 to 20% है जो कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बाकी का आपको रिलेट करना पड़ता है कि ये चीज है तो इस तरह से, मतलब हर एक लाइन अलग है, ठीक है। तो ये मेमोराइज करना बहुत टफ जॉब है, इसीलिए ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो जनरली बॉटनी एंड जूलॉजी टीचर दोनों सेपरेट होते हैं। और वैसे भी आप जब उसमें चले, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जब एमएससी या ग्रेजुएशन में जाते हैं एमएससी में स्पेशली, तो वहाँ पे वो एक पार्ट ही रह जाता है, वो लास्ट में जो स्पेशलाइजेशन होगा तुम्हारा वो एक पार्ट ही होगा। तो एमएससी या तो बॉटनी में होगी या तो जूलॉजी में, ठीक है। तो इस वजह से भी, क्योंकि टीचर जो फेवर किया जाता है पर +2, चाहे गवर्नमेंट लेक्चरर हो या तुम्हारा ये प्रिपरेशन वाला हो, ये यहाँ पे जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर मिनिमम एमएससी होना चाहिए। तो एमएससी जब वो करेगा तो वो तो उसने बॉटनी में किया होगा या तो जूलॉजी में, वो तो जबरदस्ती वाला हिसाब किताब होता है कि आप पूरी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। पूरी बायोलॉजी दिमाग में रखना काफी ठीक चीज है, काफी। मैंने बॉटनी में हूँ ना, मैं जूलॉजी मैं बायोटेक्नोलॉजी में किया, ठीक है। हाँ, टेक्नोलॉजी में मेरा पीएचडी भी बायोटेक्नोलॉजी में है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, और केमिस्ट्री भी मेरी बायोटेक्नोलॉजी। क्यों, कौन सा? क्या बोलते? आपका पहले वाला डिग्री में दिया हुआ था, पहले वाले डिग्री में, अच्छा वहाँ पे मेंशन था क्या? किस चीज में, यहाँ के प्रोफाइल में या? अच्छा वो, हाँ वहाँ पे शायद किसी ने सेव कर रखा होगा ना उसको उस तरह से। तो अगर जैसे सपोज करो मैं तुम्हारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं हूँ, और तो तुम अगर किसी ग्रुप में हो ना, तो ग्रुप में जिसने सेव कर रखा हुआ है वो नाम तुम्हारे इसमें शो होगा, ठीक है। तो किसी ने सेव कर रखा होगा, doesn't matter।